हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं उन की फीचर्स के बारे में जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम सभी ने पढ़ा था कि इंडिया का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। साथ ही साथ हमने उन 7 की फीचर्स के नाम भी पढ़े थे जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। और उसके बाद हमने इंडिया के फेडरल फीचर्स में से सबसे पहले फीचर को भी अच्छे से पढ़ लिया था। आज के इस पार्ट में हम सेकंड फीचर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, इस लेक्चर में हम सेकंड फीचर पढ़ने वाले हैं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ये फीचर, ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं उन 7 फीचर्स को जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। यहाँ पर मैंने उन सभी 7 फीचर्स के बारे में लिखा है जिसके वजह से इंडिया को भी एक फेडरल कंट्री बोला जाता है। इन 7 फीचर्स में से सबसे पहले फीचर को हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज हम इसी का सेकंड फीचर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को शुरू करने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस फीचर का सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि इंडिया में पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट टियर्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये तीनों ही लेवल्स, तीनों ही टियर्स गवर्नमेंट के सेपरेट जुरिस्डिक्शन को, सेपरेट पावर को एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन पावर्स के बारे में, इस सेपरेट जुरिस्डिक्शन के बारे में आखिरकार लिखा कहाँ गया है। तो देख लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। आर्टिकल 246 of our constitution provides a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state governments। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 246 है, उस आर्टिकल के अंदर एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है लेजिस्लेटिव पावर्स का। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि 3 भागों में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन सी पावर्स को? लेजिस्लेटिव पावर्स को, मतलब कि कानून बनाने की पावर, लॉज को बनाने की पावर। तो हमारे आर्टिकल 246 में 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 भागों में पावर को बांटा गया है। किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। द 7th schedule contains 3 lists: the union list, state list and concurrent list। अब ये आर्टिकल 246 के अंदर हमारा एक 7th शेड्यूल है, मतलब 7th अनुसूची है, और इस शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई है। ये 3 लिस्ट का मतलब क्या है? वही 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो आर्टिकल 246 में जो हमारा 7th शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं जिनके नाम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और इन तीनों लिस्ट में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब आप सभी को ये समझ में आ गया कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर सेपरेट जुरिस्डिक्शन दी गई है, सेपरेट पावर्स दी गई हैं हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को। वो आर्टिकल है आर्टिकल 246 7th शेड्यूल। अब एक एक करके इन तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी यूनियन लिस्ट के साथ, मतलब कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है हमारे 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 में। देख लेते हैं इस यूनियन लिस्ट का सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब जो हमारी यूनियन लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट में उन मैटर्स के बारे में, उन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। मतलब जो सब्जेक्ट्स, जो इश्यूज, जो मैटर्स हमारे पूरे देश के लिए जरूरी हैं, हमारे पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है,
उन सब्जेक्ट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में दिया गया है। हम सभी ने फेडरलिज्म के मीनिंग में भी ये पढ़ा था कि हर एक फेडरेशन में 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। एक लेवल होता है सेंट्रल अथॉरिटी का, और वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होती है पूरे देश की। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे यूनियन लिस्ट में देश से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए एज वन यूनिट, उन सभी के बारे में यूनियन लिस्ट में दिया गया है। अब जरा एक बार कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट्स सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड करेंसी। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं उन सब्जेक्ट्स के जो कि यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। सबसे पहला है डिफेंस, मतलब कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा, हमारी सेना, आर्मी, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो डिफेंस में आते हैं। उसके बाद है फॉरेन अफेयर्स, मतलब कि हमारा दूसरे देशों के साथ कैसा रिश्ता होगा, कैसा संबंध होगा, किस प्रकार की ट्रीटीज को या फिर अग्रीमेंट्स को हम साइन करेंगे, उसके बारे में फॉरेन अफेयर्स में लिखा गया है। उसके बाद है बैंकिंग एंड करेंसी, मतलब कि जो हमारे देश के डिफरेंट बैंक्स हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाएगा, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, हमारी आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड रूल्स, साथ ही साथ करेंसी से, इंडियन रुपी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो सभी नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। We need a uniform policy on these matters throughout the country. अब ये सभी मैटर्स के बारे में जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इनके बारे में कहाँ पे दिया गया है? यूनियन लिस्ट में। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सभी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स पर, मैटर्स पर हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है। यूनिफॉर्म पॉलिसी से मतलब है कि ये मैटर्स, ये सब्जेक्ट्स इस प्रकार के हैं और इतने ज्यादा जरूरी हैं हमारे पूरे देश के लिए कि हमारे लिए जरूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर एक देश के कोने तक सेम पॉलिसी को फॉलो किया जाए। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब है कि पूरे देश में, हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में और हर एक जो व्यक्ति है जो हमारे देश में रहता है वो सेम पॉलिसी को, सेम लॉ को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि ये मैटर्स पूरे देश के लिए जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉरेन अफेयर्स, करेक्ट। अब ये फॉरेन अफेयर्स नेशनल इंपॉर्टेंस का एक सब्जेक्ट है। अब अगर स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट अपना सेपरेट फॉरेन अफेयर्स करेगा, मतलब हर एक स्टेट अपने अलग किसी देश के साथ अपने रिलेशन को बनाएगा, तो क्या इस देश की यूनिटी रह पाएगी? नहीं। हमारे देश को, इंडिया को दूसरे देशों के साथ ट्रीटी साइन करना है, एग्रीमेंट को साइन करना है, स्टेट्स को इंडिविजुअली तो नहीं करना। इसीलिए जरूरी होता है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। अब जैसे कि यहाँ पे डिफेंस दिया है, अब क्या हर एक स्टेट अपनी अलग आर्मी बनाएगी या सिर्फ अपने स्टेट के बॉर्डर्स को ही प्रोटेक्ट करेगी और बाकी किसी को नहीं? ऐसा तो नहीं होता। पूरे देश के बॉर्डर को हमें सिक्योर करना है, पूरे देश को सिक्योरिटी देनी है। इसीलिए जरूरी है कि डिफेंस के मैटर्स में भी हम यूनिफॉर्म पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करें, लागू करें पूरे देश में। इसीलिए जो भी मैटर्स, जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, उन सभी के लिए हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है। और यूनिफॉर्म पॉलिसी कैसे आएगी? जब हमारी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला पॉइंट। चलिए देख लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ वही लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, मैटर्स के ऊपर जो कि यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी और ऐसा व्यक्ति, ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर फैसला ले सके या लॉज बना सके। सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और इसीलिए बना सकती है क्योंकि हमें इन मैटर्स में यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है और ये मैटर्स हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये था हमारा यूनियन लिस्ट, सबसे पहला लिस्ट। यहाँ पर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड करेंसी। इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है,
पूरे देश के लिए। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज को बना सकती हैं और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज को बना सकती हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए हो गई हमारी यूनियन लिस्ट। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी लिस्ट के तरफ, मतलब कि लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट के बाद ही दी गई है। देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे मैटर्स हैं जो कि स्टेट के लिए और लोकली स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों, ये समझ लेते हैं। हमारे देश में कई सारी स्टेट्स हैं। अब हर एक स्टेट एक दूसरे से अलग है, हर एक स्टेट की नीड अलग है, उनकी जरूरतें अलग है। हर एक स्टेट में डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। कहीं पे किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कहीं पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो हर एक स्टेट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम कोई भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना सकते सभी स्टेट्स के लिए। उनके इश्यूज को, उनके लोकल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि उनके रीजन में, उनके स्टेट में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं या लोकल लेवल पर इश्यूज हैं जो लोग फेस करते हैं। इसीलिए स्टेट लिस्ट सेपरेटली बनाई गई है, जहां पर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड है, जो कि लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स बना सके, लॉज बना सके अपने स्टेट के लिए। इसीलिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके के लॉज बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं अपनी स्टेट की कंडीशन के, सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेट के इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर जो लोकली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट्स सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं डिफरेंस यूनियन और स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या थे, डिफेंस, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है, ये स्टेट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। इसीलिए इन्हें कहाँ पे डाला गया है, स्टेट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स को अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, तो हर एक स्टेट का अलग ट्रेड होता है, अलग बिजनेस होता है। कुछ स्टेट्स होती हैं जहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा होता है, तो उनका बिजनेस अलग तरीके का होता है। कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा होती है, तो वहाँ पे अलग तरीके का ट्रेड और कॉमर्स होता है। इसीलिए स्टेट अपनी स्टेट के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से डिफरेंट पॉलिसीज बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। सिमिलरली एग्रीकल्चर और इरिगेशन का भी है। हर एक स्टेट में अलग तरीके की फार्मिंग होती है, अलग तरीके की खेती होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अनुसार ही लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। इसलिए यहाँ पे हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत नहीं होती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। जैसे कि यूनियन लिस्ट में था कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो यूनियन लिस्ट में दिए हैं, उसी प्रकार से स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं, जो भी मैटर्स दिए हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही लॉज, कानून बना सकती हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं वो सभी स्टेट्स के लिए सेम है, सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है स्टेट्स के लिए, सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स, इन मैटर्स के ऊपर किस तरीके के लॉज बनेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर अलग तरीके का लॉ बना सकती है, ठीक है। वहीं पे गुजरात की जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अलग तरीके के एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉज को, पॉलिसीज को बना सकती है। सब्जेक्ट वही होंगे जो कि इस लिस्ट में दिए हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लॉज बनाए जाएंगे, जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेट लिस्ट को पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा कि स्टेट लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन या एग्रीकल्चर, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है, कानून को बना सकती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारी थर्ड लिस्ट के तरफ, मतलब लिस्ट 3, कॉन्करेंट लिस्ट।
अब कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। देख लेते हैं कैसे। Concurrent list includes subjects of common interest to both the union government and the state governments. मतलब concurrent list में उन subjects के बारे में लिखा गया है जो कि common interest के हैं। मतलब ये वो subjects हैं जो कि union government के लिए भी जरूरी है और state government के लिए भी जरूरी है। इसीलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम इन subjects को किस लिस्ट में डालें, यूनियन लिस्ट में डालें या स्टेट लिस्ट में डालें, क्योंकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैटर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों के लिए। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। अब देखते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे अगले पॉइंट में। सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एंड मैरिज। तो ये उन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए हैं। अब जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, अब एजुकेशन नेशन के लिए भी जरूरी है, हमारे पूरे देश के लिए जरूरी है, सबकी प्रायोरिटी है, साथ ही साथ वो स्टेट्स के लिए भी जरूरी है। तो एजुकेशन को हम कौन सी लिस्ट में डालते हैं, यूनियन लिस्ट में डालते हैं या स्टेट लिस्ट में डालते हैं? इसीलिए हमने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। अब यहाँ पर क्या होगा, एजुकेशन क्योंकि दोनों लेवल के लिए जरूरी है, नेशन के लिए भी और स्टेट के लिए भी, तो इन मैटर्स पर, इन सब्जेक्ट्स पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, और नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉज बनाएगी और पॉलिसीज बनाएगी। इसी तरीके से फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड, साथ ही साथ ट्रेड यूनियंस के राइट्स से रिलेटेड, या फिर मैरिज, डिवोर्स, हमारी जो विरासत होती है उससे रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ऐसे सभी मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। Both the union and the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. जैसे मैंने अभी आपको बताया एजुकेशन के एग्जाम्पल में कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन ही लॉज बनाएगी या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है, नहीं। यहाँ पर यूनियन भी अपने लॉज बना सकती है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर और स्टेट भी बना सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट जो कि एक ट्विस्ट है यहाँ पर। If their laws conflict, the law made by the union government will prevail. मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि वैसे तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं, लेकिन अगर ये लॉज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब मान लीजिए कि एजुकेशन में या फिर मैरिज में या फॉरेस्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट में स्टेट ने भी एक लॉ बनाया और यूनियन ने भी एक लॉ बनाया, अब वो दोनों लॉज आपस में टकरा रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा वो ही माना जाएगा, वो ही सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि अगर लॉज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, तो जो भी लॉ सेंटर ने बनाया होगा, यूनियन ने बनाया होगा, वही माना जाएगा, वही ऊपर रखा जाएगा, वही प्रिवेल करेगा। तो एक तरीके से यूनियन लिस्ट के ऊपर भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, और साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो फाइनल पावर होगी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने कॉन्करेंट लिस्ट में पढ़ा कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं यूनियन और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स के लिए, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एंड मैरिज। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती है, लेकिन अगर ये लॉज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लैश करते हैं, तो जो भी लॉ, जो भी कानून यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा वही प्रिवेल करेगा, वही सही माना जाएगा। इसी के साथ हमारी ये थर्ड लिस्ट, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की खत्म होती है। अब यहाँ पर एक और लिस्ट भी है जिसका जिक्र हमने शुरू में नहीं किया था, और वो है रेसिड्यूरी लिस्ट। अब कुछ मैटर्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उस समय नहीं थे जब ये लिस्ट को बनाया गया या जब इन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो मैटर्स, वो सब्जेक्ट्स काफी बाद में आए। तो देखते हैं उन सब्जेक्ट्स का क्या हुआ, और बढ़ते हैं हमारी यहाँ पे एक फोर्थ लिस्ट के तरफ जिसका नाम है
रेसिड्यूरी लिस्ट। यहाँ पर लिखा है These are matters not included in the union, state और concurrent list। तो यहाँ पर उन सभी मैटर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये सभी वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाद में आए। देखते हैं अगला पॉइंट। यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी मैटर्स। अब यहाँ पर क्या है, जो भी मैटर्स, जो भी सब्जेक्ट इस लिस्ट में दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, उन मैटर्स के ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास एक और लिस्ट की पावर आ गई और वो है रेसिड्यूरी लिस्ट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर साइबर लॉज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उस समय नहीं थे, तब इनके लिए लॉज बनाना भी जरूरी नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो साइबर लॉज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम्स भी बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इतने ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो इनसे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड पॉलिसीज को बनाना ज़रूरी हो चुका है। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को हमने कहाँ इंक्लूड किया? रेसिड्यूरी लिस्ट में इंक्लूड किया। और इस लिस्ट की पावर हमने किसको दे दी? यूनियन गवर्नमेंट को दे दी। तो यूनियन गवर्नमेंट इनके ऊपर लॉज को बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। इसी के साथ हमारा ये लिस्ट भी यहीं पर खत्म होता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने इन सभी लिस्ट के बारे में पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा, ये नहीं समझा कि लोकल गवर्नमेंट को भी कोई पावर दी गई। तो हमने पिछले लेक्चर्स में इतना ही पढ़ा था कि इंडिया में 3 लेवल होते हैं, 3 टियर होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है। एक होता है सेंटर, फिर आता है स्टेट, फिर आता है लोकल। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स को सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया है। तो लोकल गवर्नमेंट्स का क्या हुआ? अब इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे देश में जो लॉज बनाने की पावर है, मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ही डिवाइड की गई है। ये सबसे पहला रीजन है कि यहाँ लिस्ट में हमने लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं देखा। दूसरा रीजन ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स के ही अंदर आती है, उनके ही अंडर आती है। और इसी रीजन के वजह से जो भी पावर्स या जो भी फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट मतलब म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के लिए दिए गए हैं 11th और 12th शेड्यूल में, उनके ऊपर जो लास्ट डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोकल गवर्नमेंट के पास कौन से फंक्शंस होंगे, कौन सी पावर्स होंगी जो वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। और इसी वजह से इन लिस्ट में हमने लोकल गवर्नमेंट का नाम नहीं देखा। लोकल गवर्नमेंट्स हमारे देश में लॉज नहीं बना सकती हैं, वो सिर्फ बाय लॉज बना सकती हैं। मतलब वो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज के लिए। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोकल गवर्नमेंट्स के टॉपिक में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यहीं पर खत्म होता है। आज के इस लेक्चर में हमने दूसरा फेडरल फीचर हमारे देश का पढ़ लिया है अच्छे से। इसके बाद के सभी फीचर्स के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मैं मिलूंगी आपसे अब अगले लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।